नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि वेव थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेटर ऑन जो हमने थ्योरी स्टडी की वो थी आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, जो कि प्लैंक्स थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म था। और उस फॉर्म में आपने देखा कि लाइट हैज़ अ पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन एज फोटोन। तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, प्रेफरेबली मेटल सरफेस। ओके, मेटल सरफेस को प्रेफर किया जाता है। नहीं तो आपने देखा सीजियम जिसका कि वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि सबसे कम है, सोडियम है, इससे भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इससे इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं क्योंकि इनका वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसी है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली कम्स आउट फ्रॉम दीज नॉन मेटल्स ऑल्सो। तो हम प्रेफर करते हैं मेटल्स को। व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी, क्यों शब्द यूज़ किया गया है ये मैंने आपको बताया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। डायग्राम देखें, एच न्यू मैंने लाइट की इंसिडेंट एनर्जी है जो यहाँ यूज़ की है। न्यू इज़ द एनर्जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एच इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो टोटल एनर्जी है दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी, दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी, एच न्यू इज द इंसिडेंट एनर्जी। ओके, नाउ जब ये लाइट इस मेटल सरफेस पर डाली जाती है देन दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्योंकि उस जो इलेक्ट्रॉन है उसको मेटल सरफेस से बाहर निकालना है। तो कितनी एनर्जी खर्च हो गई सिर्फ निकालने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड विद द न्यूक्लियस ऑल्सो। ये पूरा एक एटम है और ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अटैच है। तो जब उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बच्चों? एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन। जहां न्यू नॉट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी जितनी कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से हमें बाहर निकालना है। क्लियर? अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। तो ये जो मान लीजिए ये जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें खर्च हो गई, किसमें? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अब रिमेनिंग 7 इसने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी अगर उसमें इलास्टिक कोलिजन हो विदाउट वेस्टेज? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हो गई, रिमेनिंग कितनी बची? 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इट विल मूव इन द फॉरवर्ड एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड इट मूव विद अ सर्टेन एनर्जी। कितनी? 7। अगर एक एग्जाम्पल लिया तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों किसकी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। वो किस फ्रीक्वेंसी से? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर,
ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, ये एनर्जी इस टोटल एनर्जी से ज़्यादा। क्लियर? इसीलिए ये शब्द लिखा गया है कि ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिमेंबर, व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, जब एक फोटोन जिसकी एनर्जी h nu है वो मेटल सरफेस पर डाला जाता है, द एनर्जी यूज्ड इन द टू वेज, दो पार्ट्स में वो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। कौन? साफ साफ दिख रहा है। h nu is what? It is incident energy of photon। ठीक, फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी h nu। ये कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है? नंबर 1, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट पार्ट किस में खर्च हो रही है? टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, राइट। फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो रही है। एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये टोटल एनर्जी है, तो ये भी टोटल एनर्जी जितनी की खर्च हो रही है, कितनी हो रही है? फाई नॉट। इसे h न्यू नॉट भी कहेंगे। देखिए, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, h न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। दूसरा पार्ट किस में खर्च हो गया बच्चों? रिमेनिंग पार्ट। पहला तो ये हो गया, दूसरा पार्ट किस में खर्च हो रहा है? अभी जैसा मैंने एग्जांपल बताया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको निकालने में खर्च हो गई। ठीक, बाकी की 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको ट्रांसफ़र हो गई? इलेक्ट्रॉन को। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास m है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड इट मूव्स विथ व्हाट? एनर्जी कितनी होगी उसकी? एनर्जी हाफ mv²। उसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों? हाफ mv²। तो इसे आप एक इक्वेशन फॉर्म में लिखें। ठीक, इस पूरी चीज़ को आप एक इक्वेशन फॉर्म में लिखें। h nu दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। पहला, फाई नॉट निकालने में खर्च हो रही है, रिमेनिंग जो बचा वो किसको दे दिया? इलेक्ट्रॉन को दे दिया। ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv² हो गया। फाई नॉट h न्यू नॉट भी लिख सकते हैं हम इसे। दिस कैन बी रिटन एज h न्यू माइनस, इसे शिफ्ट करिए, h न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। और h कॉमन ले लें आप इसमें से, क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? हाफ mv² कैन बी रिटन एज h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाफ mv² इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको अभी आपको बहुत कई बार यूज करेंगे हम, इनके सारे टर्म्स को समझिए। h न्यू इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गई। ओके, ध्यान रखना, h का मल्टीप्लाई करेंगे तो h न्यू नॉट आएगा, और h न्यू नॉट एनर्जी होता है, तो आप क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस।
ओके, शब्दों का ध्यान रखना। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? ये रिमेनिंग एनर्जी है जो कि किसको ट्रांसफर की गई है? इलेक्ट्रॉन को। तो हाफ एम वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। नाउ राइट डाउन फर्स्ट। This was the Einstein's equation of photoelectric effect. Half mv square is equals to h nu bracket h bracket nu minus nu naught. Okay, so now the first thing which comes out from this is, पहली चीज आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों? किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, फॉर पर्टिकुलर मेटल, for any particular metal surface, okay, मेटल, एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस आपने ले लिया। अब इसका क्या मतलब है? पर्टिकुलर मेटल सरफेस ले लिया। पर्टिकुलर मेटल सरफेस का मतलब ये हुआ कि उसका जो वर्क फंक्शन है या थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो फिक्स है। अब हम उसको बार बार नहीं चेंज करेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी फिक्स हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गई, मीन्स दिस इज नाउ बिकम्स कांस्टेंट। अगर आपने एक पर्टिकुलर मेटल ले लिया तो, क्योंकि अब उसकी वो फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है। इसका मतलब अब जो वेरिएबल है इस पूरी इक्वेशन में, ये दो चीज़ें हैं बच्चों। एक तो हो गया न्यू, जो कि क्या है स्टूडेंट्स? इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। एच न्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। और दूसरा क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ये बताया था आपको, ध्यान रखिए। दिस वाज द मेटल सरफेस, ये एक फोटोन एच न्यू फोटॉन्स की एनर्जी हो गई। एच न्यू नॉट इज एब्जॉर्ब्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, वर्क फंक्शन फाई नॉट खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने में। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? किस एनर्जी से आगे जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब इसका क्या मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे अगर आपने एच न्यू बढ़ाया, अगर हम एच न्यू की जब बात करेंगे तो ये टोटल एनर्जी हो गई, राइट? ध्यान रखिए, अगर हमने ये बढ़ाया, ये तो फिक्स है, ये नहीं बढ़ने का। पर्टिकुलर मेटल ले लिया, फिक्स हो गया। ये बढ़ाया, ये बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अभी 10 था, एक एग्जांपल लिया हमने, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें निकालने में यूज़ हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बचा। अगर मैं इसे 20 कर दूं, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी से मैं अब फोटोन को डालूं, कितना खर्च होगा निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो केवल 3 ही होगा। अब इसकी कितनी एनर्जी हो जाएगी? 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मतलब देखें आप यहाँ, इसको बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। इंसिडेंट एनर्जी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, नंबर 1। ओके, तो क्या है फॉर एनी पर्टिकुलर मेटल? नंबर 1 पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग एच न्यू क्या लिया था? इंसिडेंट एनर्जी ऑन इंक्रीजिंग एच न्यू, जो कि क्या था? इंसिडेंट एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि क्या है? एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या है? एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं
उनकी एनर्जी है। तो एच न्यू बढ़ाने से हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ेगा। क्लियर? और इसका मतलब एक और है कि एच तो कांस्टेंट है, आप ये भी बोल सकते हो ऑन इंक्रीजिंग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा इंसिडेंट एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी will also increase, that is kinetic energy is directly proportional to incident frequency। नंबर 1 क्लियर? ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसके इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, इंसिडेंट एनर्जी बढ़ी, इंसिडेंट एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्लियर बात? नंबर 2 second point states that if nu is less than nu naught, what does it mean? इसमें देखिए, अगर न्यू कम है, न्यू नॉट ज़्यादा है, मतलब इसका मीनिंग समझिए, पहले मीनिंग समझिए स्टूडेंट्स। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इंसिडेंट, या ये कहिए इंसिडेंट एनर्जी कम है, अगर हम एनर्जी की बात करें, इंसिडेंट एनर्जी कम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है। डाला हमने फॉर एग्जांपल इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? अभी मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एग्जांपल 3। तो क्या ये बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी मेरी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, देन नो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट, कोई इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। ओके, नो इलेक्ट्रॉन विल इमिट, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है, निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन उसमें से, मेटल सरफेस से बाहर ही नहीं आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। थर्ड पॉइंट, इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, अब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। क्या होगा? अगर ये ज़्यादा है तो नेचुरली हाफ एम वी स्क्वायर की कुछ वैल्यू होगी, जैसा भी मैंने एग्जांपल लेकर के बताया। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट एनर्जी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें यूटिलाइज हो गई, रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो देन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक पॉसिबल है, ठीक है। और कोलिजन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? इलास्टिक, जैसे कि जो भी फोटोन की एनर्जी है वो पूरी की पूरी किसको दे देनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन को। फोर्थ पॉइंट, कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जो कोलिजन होना चाहिए बच्चों वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी इलास्टिक कोलिजन। ओके, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ये सारी चीज़ों का अगर मैं आपसे ग्राफ की बात करूं, ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ बनाएं। अब आप ग्राफ किस किस का बनाएंगे? वेरिएबल क्या क्या है बच्चों? वेरिएबल 2 चीज़ें हैं, मैंने अभी आपसे कहा था। फॉर अ पर्टिकुलर मेटल सरफेस, मतलब क्या कांस्टेंट हो गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी फिक्स हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, म्यू नॉट फिक्स हो गया। म्यू बढ़ाओगे
हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ेगा। और ये कब बढ़ेगा? जब म्यू नॉट से कैसा होगा? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी, अभी देखा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। सी दिस पॉइंट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और वो आगे जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद म्यू बढ़ाने से हाफ एम वी स्क्वायर रेगुलरली बढ़ता जाएगा। ये दो चीज़ें समझ गए। इन दो चीज़ों की हेल्प से ग्राफ बनाएं आप। ग्राफ देखिए, फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या इमिशन होगा? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, इंसिडेंट कम है, थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, इमिशन होगा? नो। अप टू अ पर्टिकुलर, यहाँ से मैंने बढ़ाना शुरू किया, 0 से बढ़ाना शुरू किया और इस पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। म्यू और बढ़ाया तब भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, म्यू और बढ़ाया तब भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। क्यों? इसका क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकला? क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसी हो रही है? कम है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। और म्यू बढ़ाया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। जैसे ही म्यू नॉट से ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा। जैसे ही म्यू इस पॉइंट पर पहुंचा और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, फिर इसके बाद म्यू बढ़ाने से इस पॉइंट के बाद म्यू बढ़ाने से हाफ एम वी स्क्वायर रेगुलरली बढ़ता जाएगा। इसका मतलब समझे? तो ये पॉइंट जहाँ आपको काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ तक देखिए काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जैसे ही म्यू ज़्यादा हुआ इस पॉइंट से, दिस पॉइंट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे ही इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। और म्यू बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, म्यू बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, और इंक्रीज़ किया, काइनेटिक एनर्जी और, तो ये आगे जा कर के क्या आएगा? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। इज इट राइट? दिस इज़ द ग्राफ। इस चैप्टर में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये किस किस के बीच में ग्राफ है? दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और म्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, म्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये उसका ग्राफ है। नाउ राइट डाउन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट graphically and by using Einstein's photoelectric equation. Now first of all write it down. Very important topic students. How can you determine the Planck's constant? H Planck's constant आप कैसे निकालते हैं? And this can be calculated by using Einstein equation of photoelectric effect, और ये हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट ग्राफिकली और कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन। बात एक ही है, ध्यान रखना। आइंस्टीन इक्वेशन ये थी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, इसको हम फाई नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको मैंने बस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ओके,
Now, students, one important thing, half mv square is the kinetic energy. ये kinetic energy है. Energy can also be written as half mv square can also be written as electron volt, EV, right? यहाँ पर maximum potential required to stop the electron, it is the maximum energy जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और उसको रोकने के लिए कितना पोटेंशियल ज़रूरत है, ये अभी आप आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में समझेंगे. EV, it is also the unit of energy where V naught is the maximum potential to stop the electron, stop the electrons. तो मैक्सिमम पोटेंशियल है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इंटू वी, इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल. ओके, हम इसको यहाँ रख दें, क्या होगा, ई वी नॉट कैन बी रिटन एज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई को डिनोमिनेटर में लाइए, इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, राइट. दिस इज, ये मैंने अभी आपसे कहा वर्क फंक्शन भी होता है. दिस कैन बी रिटन एज एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई, दिस इज वी नॉट. इस इक्वेशन को ध्यान रखिए. दिस इज सिमिलर टू व्हाट मैथ्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि अभी आपने देखा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या था, स्ट्रेट लाइन थी. इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा. इसका ग्राफ इसका ग्राफ अगर हम बनाएं बच्चों, इसका ग्राफ कैसा होगा, सेम जैसा आपने वहाँ देखा स्टूडेंट्स. म्यू अगर म्यू नॉट से कम है जब तक, तब तक ई वी नॉट, अगर म्यू नॉट से कम है तो कैन वी गेट ई वी, दैट इज टोटल एनर्जी हमको मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी. ये इक्वेशन पॉसिबल कब होगी, ये जब भी पॉसिबल होगी जब म्यू नॉट से ज़्यादा होगा, तब आपको उसकी एनर्जी मिलेगी. लेकिन अब यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या लेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक, इट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द वाई एक्सिस. ग्राफ इसका ये आएगा, सेम ग्राफ. ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई. तो ये भी आपको स्ट्रेट लाइन है, बस यहाँ पर वाई एक्सिस में, अब यहाँ पर वाई एक्सिस में हाफ एम वी स्क्वायर नहीं है, अभी हमने वाई एक्सिस में हाफ एम वी स्क्वायर लिया था इसके पहले. अब टोटल एनर्जी ई इंटू वी नॉट, तो हमने ई को नीचे लेकर के आए. अब हमारे पास वाई एक्सिस में क्या बचा, सिर्फ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो मैंने वाई एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल बना दिया. स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है. m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. c इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस. जो मैथ्स के बच्चे हैं वो आसानी से समझ जाएंगे, जो नॉन मैथ्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, समझने की ज़्यादा कोशिश करें. दिस इज़ द वेरिएबल, दिस इज़ ऑल्सो द वेरिएबल. ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. m इज कॉल्ड द स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा. क्लियर, स्लोप ऑफ द ग्राफ. c
इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर ये ग्राफ जहाँ कट करता है वो लेंथ, वो इंटरसेप्ट सी होगा, ठीक है। सी इज द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, इट इज व्हाट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। एम स्लोप मीन्स tan थीटा, ठीक है। अब आप यहां आइए, इसको इसके साथ कंपेयर करिए। वाई एक्सिस पर V नॉट लिया है, ठीक है। x फ्रीक्वेंसी है, देखिए फ्रीक्वेंसी है, m h अपॉन ई, कंपेयर करना है बस केवल। ऑन कंपेयरिंग हमको क्या मिलेगा बच्चों, इसको कंपेयर करो। फिर से देखिए, वाई एक्स, ये वाई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने वाई एक्सेस पे लिया है, एक्स एक्सेस यहाँ है, एक्स एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी लिया है, राइट। स्लोप m, x के साथ m है यहाँ, इस फ्रीक्वेंसी के साथ h अपॉन ई है। मतलब क्या हुआ, पहली चीज़ m इज इक्वल टू एच अपॉन ई, और m क्या है, मैंने अभी आपसे कहा था स्लोप निकालेंगे कैसे। स्लोप निकालने का बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट्स, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ए बी पी, दिस इज थीटा। परपेंडिकुलर टेन थीटा क्या होगा, बीपी अपॉन ए पी, बीपी अपॉन ए बी इज द स्लोप। तो हम इसको टेन थीटा लिखें या क्या लिखें, बीपी अपॉन ए बी, बीपी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू हाउ मच, एच अपॉन ई। तो h क्या निकलेगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू हाउ मच, h is equals to E tan theta. This is the calculation, how to calculate the value of h. E is the electron charge 1.6 into 10 to the power minus 19, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, tan थीटा। tan थीटा क्या है यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप, tan थीटा, m स्लोप, m वही स्लोप और वो tan थीटा होगा। तो e इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, e इंटू टेन थीटा, e इंटू टेन थीटा, और tan थीटा निकालने का bp अपॉन ए बी। इस तरह से बाय कैलकुलेटिंग tan थीटा h कैन बी रिटन एज e इंटू स्लोप ऑफ ग्राफ। दिस इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, ओके। पहली चीज क्लियर हो गई। अब आप ये आइए, C इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, ये आप इसे और आगे एक्सटेंड करिए, इसे आप आगे तक ले जाइए, OR इज द इंटरसेप्ट, ये ग्राफ y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, कितना इंटरसेप्ट हो रहा है, कितना हो रहा है y, ये लाइन, ये ग्राफ y एक्सिस पर कितना कट कर रही है, OR। तो व्हाट इज द C, जो कि क्या थी, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, कितना है, OR। और अब आप कंपेयर करेंगे इससे, तो C किसके बराबर है स्टूडेंट्स, माइनस फाई नॉट अपॉन ई। देखें, कंपेयर करें बस, केवल ये चीज़ तो आपने कंपेयर कर ली यहाँ से। अब आप इसको कंपेयर करें तो C किसके बराबर होगा, माइनस फाई नॉट अपॉन ई।
तो ये इज़ माइनस फाई नॉट अपॉन ई, और सी है कितना, माइनस ओ आर। माइनस क्यों लिया स्टूडेंट्स, वाई, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव साइड में है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, दैट इज व्हाट इज फाई नॉट, क्या मिला यहाँ से हमें, फाई नॉट, और फाई नॉट कैन बी रिटन एज ई इंटू ओ आर, ई इंटू ओ आर। ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ आर ग्राफिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दिस वे हमको दोनों चीज़ें मिल गई। पहली चीज़ क्या मिली स्टूडेंट्स यहाँ से हमको, फर्स्ट थिंग एच, देखिए, दूसरा फाई नॉट, वर्क फंक्शन फाई नॉट। किसी भी मेटल का हमको यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा, लेकिन मेटल का हम वर्क फंक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दें, हाफ एम वी स्क्वायर को ई वी नॉट, ई को नीचे लेके आइए। अब आपको ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, वी नॉट और म्यू के बीच में, वी नॉट और म्यू के बीच में ग्राफ वैसा ही आएगा। ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। उसको किससे कंपेयर कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको कंपेयर किया इससे, m इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई, m इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई। m कैन बी रिटन एज टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो m कैन बी रिटन एज टेन थीटा, h इज इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू ई, ई इंटू टेन थीटा। अब हम रिमेनिंग पार्ट कंपेयर करें, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, c इज इक्वल्स टू माइनस फाई नॉट अपॉन ई, c इज इंटरसेप्ट, हियर इट इज ओ आर, तो फाई नॉट कितना आएगा, e इंटू ओ आर। तो हम यहाँ से फाई नॉट और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट इट डाउन।